हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट मार्गदर्शन। मैं सीमा सिंह इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने लॉजिकल रीजनिंग के कुछ अपडेटेड क्वेश्चंस लेके आई हूँ। इससे पहले हमने पार्ट 1 किया था, पार्ट 2 है ये। और इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर जो है उससे हमने ये क्वेश्चंस कवर किए हैं। और जैसे कि ये सीरीज़ की तरह है एक, तो यहाँ पर जून 2019 से सितंबर 2020 के जो क्वेश्चन पेपर है उनमें से हमने ये क्वेश्चंस लिए हुए हैं। तो जो भी इस नेट मार्गदर्शन चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए शेयर करके, और अपने वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर शेयर करें। आइए अब हम जो है वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें ताकि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो अलग-अलग टेक्निक है उससे आप अवेयर हो सकें। तो यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में कि योगज शब्द किस प्रमाण के अंतर्गत आता है। तो 4 तरह के प्रमाण यहाँ पर दिए गए हैं और राइट आंसर यहाँ पर परसेप्शन लगाया गया है, प्रत्यक्ष प्रमाण। तो ये कैसे है ये आपको बता दूं मैं कि अगर हम देखें कि प्रत्यक्ष प्रमाण जो है उसको 2 भागों में बांटा गया है, लौकिक और अलौकिक। तो लौकिक जो है वो एक मतलब ऑर्डिनरी केस है, मतलब ऑर्डिनरी बोला जाएगा उसको, ऑर्डिनरी। और अलौकिक को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब साधारण और असाधारण। तो इस तरह से बांटा गया है और उसके अंतर्गत भी सब टाइप्स दिए गए हैं। तो अगर देखा जाए कि लौकिक के अंतर्गत जो है वो इंटरनल एक्सटर्नल इस तरह से आते हैं, मतलब माइंड का जो है इंटरनल हो गया, और एक्सटर्नल मतलब जैसे कि आपके जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, जैसे कि चक्षु होते हैं, आँख होते हैं, नाक होता है, मतलब जो भी जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं तो उनके थ्रू जो है आप प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, तो वो यहाँ पर आता है। अब इसी तरह से अलौकिक में क्या आता है कि एक तरह से देखा जाए तो पहले से डिफाइन होता है, कोई कोई क्लास हो गया या फिर कोई ग्रुप हो गया, और या फिर जैसे पहले का कोई अनुभव होता है, आपने पहले से अनुभव किया होता है, बस उसको आपको जो है जैसे आप रिकॉल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने किसी और इंद्रिय से कोई आपने जो है अनुभव किया हो, और साथ में दूसरी इंद्री भी जो है वो आपकी काम करती हैं। और इसी तरह से योगज होता है, योगज में क्या है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर सभी तरह के आपके अनुभव जो है शामिल होते हैं। और ये एक तरह से आप देखते हैं ना, योगज शब्द का जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। योगा से ही जैसे होगा इस तरह से कहते हैं ना, तो योगज शब्द का यहाँ पर जो है यूज़ पाया गया है। तो इस तरह से मैंने थोड़ा बहुत डिफाइन करने की कोशिश की है, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि कौन सा ऐसा तर्क वाक्य है जो कि एक साथ सत्य तो हो सकता है बट असत्य नहीं हो सकता। तो इस तरह का है। तो इसमें देखिए जितने भी तर्क वाक्य जितने उनके रिलेशन होते हैं यहाँ पर वो दिए गए हैं कि मतलब अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक बता देती हूँ कि इसके लिए एक स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन होता है। तो जिससे कि आपको समझ में आएगा कि ये दिया क्या हुआ है, कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्राडिक्शन, सब कॉन्ट्रेरी और सबऑल्टर्न। तो सबसे पहले स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का ज्ञान होना चाहिए, जो कि बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इसका ज्ञान ज़रूर होना चाहिए। तो ए, ई, आई, ओ इस तरह से वेरिएबल डिफाइन किए जाते हैं, और एक स्क्वायर बनाया जाता है। सभी कॉर्नर्स में सारे वेरिएबल सिचुएटेड हैं। तो ए का क्या यहाँ पर रोल है? ए ऑल के लिए यूज़ होता है, ई जो होता है वो ऑल नॉट के लिए यूज़ होता है, आई होता है सम के लिए, और ओ होता है सम नॉट के लिए। मतलब इस तरह के जो है प्रोपोज़िशन बनाए जाते हैं। अब जैसे कि ऑल एस आर पी, तो ये हो गया इसका एग्ज़ाम्पल। ऑल एस आर नॉट पी, ये ई का एग्ज़ाम्पल हो गया। सम एस आर पी, ये आपका आई का एग्ज़ाम्पल हो गया, और सम एस आर नॉट पी, तो ये आपका हो गया ओ का एग्ज़ाम्पल। अब इसको बोलते क्या है? जैसे ये है ए वाला जो तर्क वाक्य, इसको बोलेंगे हम अ, यूनिवर्सल अफ़र्मेटिव, यानी कि सर्वव्यापी सकारात्मक। ई को बोलेंगे यूनिवर्सल नेगेटिव, यानी कि सर्वव्यापी नकारात्मक। आई को बोलेंगे पर्टिकुलर अफर्मेटिव, यानी कि अंशव्यापी सकारात्मक। और ओ को बोलेंगे पर्टिकुलर नेगेटिव, यानी कि क्या बोलेंगे इसको, अंशव्यापी नकारात्मक। तो इस तरह से हमें समझ में आ गया, एक तो क्वांटिटी का समझ में आ गया ऑल और सम का, और दूसरा हो गया क्वालिटी का, कि यानी कि अफर्मेटिव और नेगेटिव, यानी
जो भी सकारात्मक है और नकारात्मक। तो इस तरह से समझ में आ गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि एक तर्क वाक्य दे दिया और उसके जो है हमने पूछा कि ये कौन-सा वाला तर्क वाक्य है। तो वो हम ऑप्शन से चुन सकते हैं। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या बताना है, साथ में सत्य हो सकते हैं, असत्य नहीं हो सकते हैं, तो ये कंडीशन है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बता दें कि जो यहाँ पर ऑप्शन है तो वो कहाँ-कहाँ सिचुएटेड हो सकते हैं। तो उसके लिए ए और ई का जो ये है, ये ए और ई जो कहा जाएगा वो कॉन्ट्रेरी होगा। कॉन्ट्राडिक्शन होता है ए और ओ, ई और आई, ये कॉन्ट्राडिक्शन वाला सिचुएशन होगा। सब कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी होगा आपका आई और ओ वाला सिचुएशन। उसके बाद ए और आई, ई और ओ, ये दोनों ही जो साइड है ये सब ऑल्टर्न कहलाएंगे। तो इस तरह से ये भी डिफाइन हो गया, इसके नेम भी डिफाइन हो गए। अब हमको क्या करना है कि क्वेश्चन की तरफ जाना है। तो सबसे पहले बता दूं कि जो कॉन्ट्राडिक्शन वाला है वो तो एक मतलब एक दूसरे के विपरीत होते हैं, मतलब एक सही होगा तो दूसरा गलत होगा, इस तरह से होते हैं। तो ए और ओ, ई और आई, ये हमारा हो गया कॉन्ट्राडिक्शन वाला, तो ये तो नहीं होगा। फिर उसके बाद है सब कॉन्ट्रेरी। सब कॉन्ट्रेरी में क्या होगा कि ए अगर सही है तो ई जो है, ए सत्य है तो ई असत्य होगा, है ना? एक सही और एक गलत, मतलब दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते, बट दोनों एक साथ असत्य हो सकते हैं। फॉल्स की कंडीशन यहाँ पर एकदम ट्रू हो सकती है कि दोनों एक साथ असत्य हो। कैसे? अगर एग्जाम्पल लेते हैं अगर एग्जाम्पल लेते हैं ऑल, ऑल एस आर पी, ये आपका सही है। तो ऑल एस आर नॉट पी, ये आपका क्या होगा? असत्य होगा। और अगर हम बोलें कि ऑल एस आर पी गलत है, तो ऑल एस आर नॉट पी, तो ये आपका क्या होगा? गलत होगा, ये भी गलत होगा, है ना? तो दोनों फॉल्स हो सकते हैं एक साथ, पर दोनों ट्रू नहीं हो सकते। इसी तरह से अगर हम देखें कि आई और ओ का कंडीशन, तो ये सब कॉन्ट्रेरी होता है। अगर सम एस आर पी, यानी कि कुछ एस पी है, ये अगर सत्य माना जाए, तो सम एस आर नॉट पी, क्या ये सत्य माना जाएगा? डेफिनेटली ये दोनों ट्रू हो सकते हैं। तो यानी कि ये दोनों ट्रू हो सकते हैं, पर ये दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। सम एस आर पी ये अगर गलत है, तो सम एस आर नॉट पी ये ट्रू होगा, गलत नहीं होगा। तो ये आपका फॉल्स वाला जो कंडीशन है वो एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स है, एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू है, या फिर दोनों के दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं बट फॉल्स नहीं हो सकते। तो ये हमारा सब ऑल्टर्न वाला जो है यहाँ पर ये डिफाइन करना बाकी रह गया है। सब कॉन्ट्रेरी होगा, आई और ओ वाला जो है सब कॉन्ट्रेरी इसका आंसर होगा कि एक साथ सत्य हो सकते हैं बट एक साथ असत्य नहीं हो सकते। सब ऑल्टर्न वाला क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि ए अगर सत्य है तो आई सत्य होगा, बट आई अगर असत्य है, मतलब ये अप टू डाउन जाता है ट्रू के कंडीशन में, पर अगर डाउन टू अप जाएगा, यानी कि फॉल्स वाला कंडीशन यहाँ पर इसको जस्टिफाई नहीं करेगा। तो एक बार जो है हम इमीडिएट इन्फेरेंस से अगर देखेंगे तो इस उसकी ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि वो उस केस में होगा कि जब जैसे एक सत्य है और एक असत्य वाला होगा। यहाँ तो इस तरह से पूछा गया है कि दो एक साथ सत्य हो सकते हैं कि नहीं, इस तरह से पूछा है। तो वो हम जो है यहाँ पर बता चुके हैं कि आपका सब कॉन्ट्रेरी वाला जो है करेक्ट होगा आंसर, दिस वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाणास इज यूज्ड क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। मतलब ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए भारतीय शास्त्रीय न्याय परंपरा द्वारा किस प्रमाण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर प्रमाण के नाम हैं और इनफेरेंस यानी कि अनुमान प्रमाण को यहाँ पर सही बताया गया है कि ईश्वर के अस्तित्व को बताता है, ये सिद्ध करता है, दिस वन।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ऑल टाइगर्स आर एनिमल, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ प्रोपोजिशन। अब मैंने आपको पहले बताया था कि एक तर्क वाक्य दे दिया जाएगा, मतलब ये इस तरह से प्रोपोजिशन दिया जाएगा, एग्जाम्पल दिया जाएगा। एग्जाम्पल देने के बाद वो पूछेगा कि कौन सा तर्क वाक्य है ये। तो हमें पता है ये ऑल वाला कंडीशन है, यहाँ नॉट तो है नहीं, तो ये सकारात्मक है, तो ऑल का क्या होगा, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। लास्ट क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया है, एक इन्फेरेंस, एक अनुमान दिया गया है कि अ माउस इज एन एनिमल। तो एक जो माउस है, यानी कि एक चूहा जो है वो पशु है। एक चूहा पशु है, अतः एक बड़ा चूहा बड़ा पशु है। तो इस तरह से एक जो एग्जाम्पल सेट किया गया है, और उसका पूछा गया है कि इसमें कौन सा तर्क दोष है, कौन सी फॉलिसी है। तो इसमें जो पॉलिसी है यहाँ पर इक्विवोकेशन पॉलिसी है। तो कोशिश करूँगी कि मैं शॉर्ट्स में जो है मतलब अलग-अलग जो पॉलिसीज़ हैं उसको भी एक्सप्लेन कर सकूँ, जैसे कि पॉलिसीज़ के बारे में भी पता हो। बट आप अपनी तरफ से जो है सर्च करिए जो भी आपको डाउट होते हैं, कि क्योंकि पॉलिसी आती है एग्ज़ाम में, तो एक बार पॉलिसीज़ को जो है आप सर्च कर लें, और पढ़ा हुआ है तो एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। All the very best for your exam. Thank you so much for watching this video.